आज हम मधु कांकरिया के यात्रा वृत्तांत के साथ हिमालय के दिल में उतरेंगे। ये एक ऐसा सफर है जो सिर्फ पहाड़ों की लाजवाब खूबसूरती नहीं दिखाता, बल्कि उस खूबसूरती के पीछे छिपी हुई उन सच्चाइयों को भी सामने लाता है जिन्हें हम अक्सर देख नहीं पाते। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो लेखिका की ये यात्रा शुरू होती है गैंगटॉक की एक जगमगाती रात से। उन्हें देखकर ऐसा महसूस होता है मानो आसमान ही उल्टा हो गया हो और सारे के सारे तारे जमीन पर बिखरकर टिमटिमा रहे हों। इतिहास और वर्तमान के मोड़ पर खड़ा ये शहर, जिसे वो मेहनतकश बादशाहों का शहर कहती हैं, अपने जादू में उन्हें पूरी तरह बांध लेता है। तो सफर का पहला पड़ाव है सम्मोहन और प्रार्थना का। ये वो हिस्सा है जहां लेखिका हिमालय के उस जबरदस्त आकर्षण और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा से पहली बार रूबरू होती हैं। इस पूरे सफर का जो शीर्षक है वो इसी नेपाली प्रार्थना से लिया गया है। ये बोल लेखिका ने एक नेपाली लड़की से सीखे थे, और पता है, ये प्रार्थना पूरी यात्रा में एक धुन की तरह उनके साथ चलती है, जो उन्हें बार बार अच्छाई और समर्पण की याद दिलाती रहती है। इस सफर में उनके गाइड और ड्राइवर हैं जितेन नार्गे। और जितेन सिर्फ एक ड्राइवर नहीं है, वो एक तरह से उस जगह की आत्मा से मिलाने वाले दुभाषिए हैं। वो संस्कृति, इतिहास और वहाँ की कहानियों का वो पुल हैं जो लेखिका को उस जमीन से जोड़ते हैं। जितेन सिक्किम के आध्यात्मिक माहौल के बारे में बताते हैं, जहां बौद्ध धर्म की बहुत गहरी छाप है। वो बताते हैं कि ये जो सफ़ेद झंडियां हैं या पताकाएं, ये किसी की आत्मा की शांति के लिए लगाई जाती हैं, और वक्त के साथ ये खुद ही प्रकृति में मिल जाती हैं। रंगीन पताकाएं किसी भी नए या शुभ काम की शुरुआत का प्रतीक हैं। और ये जो धर्म चक्र हैं, ऐसा विश्वास है कि इन्हें घुमाने भर से सारे पाप धुल जाते हैं। और यहाँ से कहानी प्रकृति के उस विशाल रूप की तरफ मुड़ती है, जो जैसे जैसे सफ़र आगे बढ़ता है और भी शानदार और बड़ा होता चला जाता है। जैसे जैसे जीप ऊपर चढ़ती है ना, रास्ते जलेबी की तरह घूमने लगते हैं और घाटियां और चौड़ी होने लगती हैं। और फिर हिमालय अपने छोटे मोटे पहाड़ों का चोला उतारकर अपने उस असली विराट रूप में सामने आता है, जिसे देखकर कोई भी बस देखता रह जाए। ये सचमुच पल पल रंग बदलता हिमालय है। इस कमाल की सुंदरता के सामने लेखिका के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा उतर आता है। वो झरनों को और चांदी की तरह चमकती तिस्ता नदी को बस देखती रहती हैं, जैसे सब कुछ भूल गई हों। वो सिर्फ देख नहीं रही हैं, बल्कि उस पूरे नज़ारे को अपनी आत्मा में सोख लेना चाहती हैं। फिर वो पहुंचती हैं सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। वहां पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे झरनों का संगीत और आत्मा का संगीत एक हो गया हो। ये वो पल था जब लेखिका को जिंदगी की अनंतता का एहसास हुआ, मानो वो समय और जगह की सीमाओं से बहुत दूर खुद प्रकृति का एक हिस्सा, एक बहती हुई धारा बन गई हो। और अब आता है इस सफर का वो अहम मोड़, जहां प्रकृति की इस बेमिसाल खूबसूरती को एक बहुत ही कठोर इंसानी सच्चाई आकर तोड़ देती है। अब तक लेखिका प्रकृति के इस जन्नत जैसे नज़ारे में पूरी तरह खोई हुई थीं। हर तरफ झरने, फूल, हरियाली। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी सपनों की दुनिया में आ गई हैं, जहां सिर्फ शांति ही शांति है। तभी अचानक उनकी ये मंत्रमुग्धता टूट जाती है। वो देखती हैं कि इस लाजवाब सुंदरता से बिल्कुल बेखबर कुछ पहाड़ी औरतें पत्थर तोड़ रही हैं। गुंथे हुए आटे जैसा कोमल शरीर और हाथों में कुदाल और हथौड़े। कुछ की पीठ पर तो बच्चे भी बंधे हुए हैं। ये एक ऐसा नज़ारा था जिसने जन्नत के उस भ्रम को एक झटके में तोड़ कर रख दिया। और यहीं वो हकीकत सामने आती है जो अक्सर पर्यटन के चमकते पर्दों के पीछे छिपी रहती है। जिन खूबसूरत और खतरनाक रास्तों पर सैलानी मज़े से गुजरते हैं, उन्हें बनाने के लिए ये औरतें अपनी जान दांव पर लगाती हैं। ये सुंदरता मुफ्त में नहीं मिलती, इसकी कीमत कोई और अपनी जिंदगी के जोखिम से चुका रहा है। इस अनकहे बलिदान को सीमा सड़क संगठन का एक बोर्ड मानो जुबान देता है। उस पे लिखा है, एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स? यानी क्या आपने कभी सोचा है कि इन सड़कों को बनाने के लिए किसने मौत को भी चुनौती दी है? ये सवाल वहां से गुजरने वाले हर इंसान से है। बलिदान की ये कहानी सिर्फ सड़क बनाने वालों तक ही नहीं है। अब हम पहुंचते हैं चीन की सीमा पर, जहां सैनिक तैनात हैं। और वहां का तापमान जानते हैं कितना है? -15 डिग्री सेल्सियस। जब लेखिका एक सैनिक से पूछती हैं कि इतनी मुश्किलों में यहाँ क्या अच्छा लगता है, तो उसका जवाब सीधा दिल में उतर जाता है। वो कहता है, आप चैन की नींद सो सकें, इसीलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। ये जवाब हमें याद दिलाता है कि किसी का सुकून और सुरक्षा किसी और की असाधारण मुश्किलों पर टिकी होती है। तो चलिए
अब हम इस सफर के अंतिम पड़ाव पर चलते हैं, जो लेखिका के बदले हुए नजरिए और इस गहरी खोज यात्रा के अंत पर फोकस करता है। इस पूरे सफर ने लेखिका को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। जब वो युमथांग पहुंची तो उन्हें थोड़ी निराशा हुई, क्योंकि वो नज़ारा उतना खास नहीं था जितना रास्ते में दिखा था। तब उन्हें यह एहसास हुआ कि असली रोमांच मंजिल पर पहुंचने में नहीं है, बल्कि मंजिल तक पहुंचने के उस सफर में है, उन अनुभवों में है जो रास्ते भर मिलते हैं। इसीलिए लेखिका के लिए ये कोई आम टूरिस्ट ट्रिप नहीं थी, बल्कि एक खोज यात्रा थी। एक ऐसी यात्रा जिसने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया और प्रकृति, जीवन और इंसानियत के रिश्तों पर नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर कर दिया। और आखिर में लेखिका हमें इस गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती हैं, क्या सौंदर्य कोई मंजिल है जिसे पाया जा सकता है, या फिर ये इंसान की उस कभी न खत्म होने वाली खोज का ही दूसरा नाम है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी यात्रा के सार को समेट लेता है और हमें सोचने के लिए एक नई दिशा